गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय ताना भगत आंदोलन, इस विषय को आपको सामने रखने वाला हूँ। तो जैसे ही आप जानते हैं ताना भगत के बारे में, तो हम इस विषय को जब प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम इसको मुख्य रूप से 6 भागों में विभक्त करेंगे। सबसे पहले भाग में हम ताना भगत के आंदोलन के विषय में एक भूमिका अथवा परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देंगे। तत्पश्चात हम ताना भगत के प्रणेता जतरा भगत, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम इस आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताएंगे और आंदोलन के बाद आंदोलन के क्रम में जो इसके प्रणेता थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के पश्चात भी आंदोलन लगातार चलता रहा, तो इसलिए हम आंदोलन की निरंतरता पर प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद आंदोलन का जो स्वरूप था वो परिवर्तित होकर राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तित हो गया, तो आंदोलन का राजनीतिकरण पर हम प्रकाश डालेंगे और अंततः हम उनका मूल्यांकन करेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे 6 भागों में विभक्त करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी भूमिका अथवा इंट्रोडक्शन के विषय में देख लें। जनजातीय आंदोलनों में ताना भगत का आंदोलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों में एक माना जाता है। इस आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत थे। इन्होंने न केवल अपनी जाति का उद्धार किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने समस्त जनजातीय समाज को ब्रिटिशों के विरुद्ध एकजुट करने का भी प्रयास किया। दरअसल प्रारंभ में यह आंदोलन जनजातियों के आर्थिक एवं धार्मिक अतिक्रमण के कारण शुरू किया गया, लेकिन शीघ्र ही इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप को धारण किया। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रणेता जो थे ताना भगत, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। तो इनका जो प्रणेता थे इनका नाम था जतरा भगत। जतरा भगत को ताना भगत आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। इनका जन्म 1888 ईस्वी में गुमला के चिगरी नावाटोली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिवरी भगत था। इनकी युवावस्था में ही विवाह हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था। जतरा भगत प्रारंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। धर्म एवं कर्मकांडों में विशेष रुचि के कारण ही उन्होंने तंत्र मंत्र की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी थी। वर्ष 1914 को जतरा भगत जब मती ओझा या तंत्र मंत्र का प्रशिक्षण ले रहे थे, उसी दौरान उन्हें यह आत्मबोध हुआ कि तंत्र मंत्र से विभिन्न बीमारियां दूर की जा सकती हैं, तो इसके माध्यम से समाज में व्याप्त अत्याचार एवं ब्रिटिश शोषणों का भी अंत किया जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर जतरा भगत ने अपना जीवन लोगों एवं अपने समाज की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हो गई। इस आंदोलन की शुरुआत के साथ जतरा भगत ने झाड़ फूक बंद कर दी तथा भूत
प्रेत बलि आदि में विश्वास बंद कर दिया। उन्होंने मांस मदिरा का त्याग किया और साथ साथ लोगों से यह आवाहन किया कि ईश्वर नहीं चाहता है कि समाज में असमानता रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जमींदारों और गैर आदिवासियों के यहाँ कार्य नहीं करने चाहिए। जतरा ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया और लोगों से उनके देवता धर्मेश की पूजा करने का निर्देश दिया। आदिवासी समाज जो जमींदारों, ब्रिटिशों, व्यापारियों, सूदखोरों आदि के शोषण से त्रस्त थे, उन्हें जतरा के नेतृत्व में भरोसा हुआ और हजारों की तादाद में उरांव समाज के लोग इस आंदोलन में जतरा के साथ कूद पड़े। अब हम जतरा भगत द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलनों को विस्तार से देखेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार जतरा ने लोगों को संगठित किया और अपने आंदोलन के लिए एकजुट करने का प्रयास किया। उनके आह्वान पर और उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस आंदोलन ने शीघ्र ही संपूर्ण प्रदेश को सम्मिलित कर लिया। आदिवासियों ने जतरा के आह्वान के बाद जमींदारों एवं गैर आदिवासियों के काम करने बंद कर दिए। जतरा अपने समाज के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। धीरे धीरे यह आंदोलन ब्रिटिशों के लिए किरकिरी बनने लगा। एक बार जतरा अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने गए थे, जहां उन्हें और उनके सहयोगियों को इस अपराध के लिए 1 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 1 वर्ष की सजा पूर्ण करने के पश्चात जब जतरा बाहर आए तो 2 माह के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया ताना भगत आंदोलन में ठहराव आ गया, लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया। जतरा भगत के बाद यह आंदोलन अन्य क्षेत्रीय नेतृत्व में आगे भी जारी रहा। अब हम जतरा के आंदोलन में आए ठहराव के पश्चात उसकी निरंतरता अर्थात उसकी गतिशीलता पर प्रकाश डालेंगे कि वो आगे कैसे गतिमान रहा। ठीक है, तो आंदोलन की निरंतरता में देखते हैं कि जतरा भगत ने ताना भगत की आंदोलन की जो नींव डाली वह इस कदर लोगों के जनमानस को प्रभावित कर रही थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी इस आंदोलन को उरांव समाज के लोगों ने जारी रखा। जतरा की मृत्यु के बाद 1916 में यह आंदोलन राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों, मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों तक फैल गया। धीरे धीरे ये अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होते चले गए। इन्होंने अब ब्रिटिश शासन का विरोध वृहद पैमाने पर करना शुरू किया
अब आंदोलन नई राह पकड़ने लगा। ताना भक्तों ने दृढ़ निश्चय के साथ जमींदारों, शाहूकारों, सूदखोरों, पुलिस एवं अन्य अधिकारियों की अवहेलना शुरू कर दी और करों को देना बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा उनके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र प्रारंभ किया। इन आदिवासियों को जबरदस्ती आंदोलन में घसीटा गया और उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई। इस पर आंदोलन और ज्यादा उग्र होने लगा। ताना भक्तों ने इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक तरीकों को अपनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार हमने देखा कि आंदोलन आगे भी जतरा भगत के बिना नेतृत्व के भी जारी रहा। अब हम आंदोलन के राजनीतिकरण पर प्रकाश डालेंगे। ताना भगत ने राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं आदर्शों को अपनाया और अपने आंदोलन को एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। इस क्रम में वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो कुडू के सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद इसके सदस्यों ने गया, कलकत्ता, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशनों में शामिल होकर अपने आंदोलन को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। गांधी जी एवं कांग्रेस के संपर्क में आने के बाद ताना भक्तों के आंदोलन को एक नई दिशा एवं दशा प्राप्त हुई। उन्होंने चरखा, खादी, स्वदेशी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन आदिवासियों की मान्यता थी कि जतरा भगत का जन्म गांधी जी के रूप में हुआ है। जन्म अर्थात पुनर्जन्म महात्मा गांधी के रूप में हुआ है। इसलिए उन्होंने गांधी जी के जीवन आदर्शों को अपनाया और उनके सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार वे आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करके राष्ट्रीय महत्व के साथ आगे बढ़े और देश की स्वतंत्रता में संलग्न हो गए। इस तरह से हमने आंदोलन की निरंतरता और उसके पश्चात आंदोलन के राजनीतिकरण को देखा। अब हम इस ताना भगत के आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे तो हम पाते हैं कि जिस आंदोलन का सूत्रपात जतरा भगत के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था 1914 में, वह आंदोलन जतरा भगत के असामयिक मृत्यु के पश्चात भी जारी रहा, क्योंकि जतरा भगत के विचार उरांव समाज के लोगों में इस प्रकार शामिल हो गए थे कि उन्होंने इस आंदोलन की गति को रुकने नहीं दिया। लेकिन आगे चलकर महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ताना भक्तों को
सिद्धो भगत के नेतृत्व में, जो कि कुड़ू के निवासी थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया और जो आंदोलन धर्म से प्रारंभ होकर सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों से होते हुए राजनीतिक स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जतरा भगत ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था वह आगे चलकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को धारण कर एक क्षेत्रीय संघर्ष से एक राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में रूपांतरित हो गया। वैसे यह आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ, लेकिन जतरा की असामयिक मृत्यु 1916 में होने के बाद इसे क्षति अवश्य पहुंची, परंतु धीरे धीरे इसने क्षेत्रीय नेतृत्व में इस आंदोलन को जारी रखा। इस आंदोलन के जवाब में ताना भक्तों को ब्रिटिशों की प्रताड़ना को सहना पड़ा और कई लोग मारे भी गए, परंतु उरांव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन दमनों को सहते हुए वे आंदोलन को नई बुलंदियों तक पहुंचाते रहे। आगे चलकर सिद्धो भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लेता है। इस आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करते ही यह एक राष्ट्रीय स्वरूप का हो जाता है। इसके पश्चात आदिवासियों ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखा। इन्होंने गांधी जी के विचारों और आदर्शों को अपनाकर अपना पूरा सहयोग दिया और एक क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि जंगलों एवं पहाड़ों में रहने वाले गरीब आदिवासी, जिन्हें समाज में उचित सम्मान नहीं दिया जाता था, उन्होंने न केवल अपने आत्मसम्मान बल्कि शौर्य, पराक्रम एवं बलिदान द्वारा देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम इन ताना भक्तों के कार्यों को सादर नमन करते हैं तथा इनके योगदानों को इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि ताना भक्तों का आंदोलन किस प्रकार अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। स्वयं महात्मा गांधी भी अपने प्रिय शिष्यों में ताना भक्तों की गणना करते हैं। उन्होंने ताना भक्तों को अपना सर्वोत्तम प्रिय शिष्य बताया है और उनके कार्यों की काफी सराहना भी की है। तो ताना भक्तों के इस आंदोलन और इनकी आंदोलन के विकास को देखने के पश्चात हमें सहज ही अनुमान हो जाता है कि यह आंदोलन तात्कालीन समय में एक क्षेत्रीय आंदोलन से प्रारंभ होकर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणत हुआ। बीच बीच में इसमें कुछ क्षतियां भी हुई, जैसे इसके नेतृत्वकर्ता ताना भगत जतरा भगत की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद इस आंदोलन ने अपनी राह नहीं छोड़ी और यह निरंतर क्षेत्रीय नेतृत्व में संघर्षों को जारी रखा और आगे चलकर इसे सिद्धो भगत के नेतृत्व में एक कुशल मार्गदर्शक मिल गया और जिसने महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए इस आंदोलन को अनेक बुलंदियों तक पहुंचाया। इस प्रकार हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय सहजता से समझ आ गया होगा। यदि आपको इस विषय से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दें। मैं उनको जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगले कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।